नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज जो है बांग्लादेश पर बात करेंगे। बांग्लादेश में 12 तारीख को चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और पिछले कुछ सालों में कई सारी घटनाएं घटी हैं और वहाँ जो चुनाव हो रहा है 12 तारीख को, उसमें खास कर कहिए कि जो अवामी लीग पार्टी थी, उसको बैन कर दिया गया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी पार्टी। और शेख हसीना भारत में है, उनको संरक्षण दिया हुआ भारत सरकार ने। बांग्लादेश सरकार उनको प्रत्यर्पण किया जाए, उनको उनके भेजा जाए वहाँ बांग्लादेश, और बांग्लादेश में उनके साथ जो वहाँ की अदालत है जो सजा सुनाती है वो उनको भुगतना पड़ेगा। और बेगम खालिदा जिया का तो निधन हो गया, उसके बाद ही बहुत लंबे समय जेल में रहीं, बीमार रहीं। उनके बेटे अभी बांग्लादेश आए हुए हैं, पार्टी संभाल रहे हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। उसके अलावा एक गठबंधन है, 11 पार्टियों का गठबंधन है, जमात इस्लामी उसका नाम है। ये मुस्लिम वादी पार्टी मानी जाती है, जैसे भारत में बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है। देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है इसमें आपको पता है कि 2025 मार्च की एक घटना है जो दैनिक भास्कर लिख रहा है। बांग्लादेश की तस्वीर है आज की, और खास करके ये तस्वीर है, हालांकि आपको देखेंगे कि बांग्लादेश और इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं। और आप आज कंपैरिजन भी आप करेंगे कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। यहाँ से वहाँ के हिंदुओं की तस्वीर समझिए, और वहाँ से वहाँ के हिंदुओं से यहाँ के मुसलमानों की तस्वीर समझिए, बहुत कुछ मिलेगा। और आज दैनिक भास्कर ने एक इंटरव्यू छापा है, वहाँ हिफाजते इस्लाम करके एक जो है संगठन है, जैसे आरएसएस भारत में है वैसे हिफाजते इस्लाम करके वहाँ एक संगठन है। और हिफाजते इस्लाम जो है वो इस्लाम की हिफाजत के लिए बनाया संगठन, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र की सेवा के लिए बनाया गया है, वैसे ही वहाँ है। और वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन है, हिफाजते इस्लाम। और ये संगठन बांग्लादेश में इस्लाम की तालीम देता है। पूरे देश में हिफाजत के मदरसे हैं, हिफाजत का नेटवर्क है, गांव कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक इसके सेंटर हैं। चुनाव में भी प्रभावित कर सकते हैं, हालांकि गैर राजनीतिक ये भी अपने आप को बोलते हैं गैर राजनीतिक संगठन है, धर्म के लिए संगठन है, संस्कृति के लिए संगठन है, जैसे आरएसएस यहाँ कहता है भारत में। और भास्कर ने जो है उसके एक नेता है उससे बात की है, अजीज उल हक, बांग्लादेश में इस्लामिक कानून की वकालत करते हैं, महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, साथ ही कहते हैं कि जिस कौम की लीडर महिला है वो कौम कामयाब नहीं हो सकती। अब देखिए कितने कंट्राडिक्टरी लाइन है। ये धार्मिक लोगों में ये सबसे बड़ी बीमारी है, जो यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों जगह। वो कहते हैं कि हम महिलाओं की आज़ादी की तो बात करते हैं, ये कैसी आज़ादी है? आप एक तरफ कह रहे हो कि जिस कौम की लीडर महिला है वो कौम कामयाब नहीं हो सकती, जिस समाज की महिला नेता है वो समाज कामयाब नहीं हो सकता। बांग्लादेश में लंबे समय तक खालिदा जिया और शेख हसीना प्रधानमंत्री रहीं। आज जहां पहुंचा है बांग्लादेश, बांग्लादेश कई मामलों में हिंदुस्तान से आगे चला गया, लेकिन इनको वो नहीं दिखाई पड़ता है। वो आज़ादी की बात लेकिन करते हैं। ये कट्टरपंथी में एक खास गुण है, डायलॉग में सब एकदम जहीन बात करते हैं, और जैसे ही उससे नीचे उतरते हैं व्यवहार में बेहद जो है संकीर्ण हो जाते हैं। और इसमें बातचीत की है और उसमें उन्होंने बताया है कि सवाल किया है, कुछ सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, जवाब है जिसका कि भारत और बांग्लादेश के बीच हाल में खटास आई है, भारत के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए, ये सवाल किया है पत्रकार ने। इन्होंने जवाब दिया है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ जंग की वजह से अलग हुए हैं, अल्लाह की तरफ से हमें आज़ादी मिली, हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती और मोहब्बत होना चाहिए, दोनों के बीच अदावत नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं।
हमने 17 साल देखा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने सिर्फ अवामी लीग का समर्थन किया और इस्लामी तंजीम को खत्म करने के लिए साजिश की। अवामी लीग को एक तरफा सपोर्ट करने की वजह से लोग हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। सिर्फ एक पार्टी के साथ दोस्ती रखना हिंदुस्तान की पॉलिसी की गड़बड़ी है, ये बता रहे हैं। और देखिए, ये भी आपको बताते चले कि जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, धर्म के आधार पर तो पाकिस्तान बना था। बांग्लादेश का निर्माण जो है भाषा के आधार पर, चूंकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच झगड़ा हुआ भाषा को लेकर के। जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ ज्यादातर लोग जो है वो बांग्ला भाषी है, ज्यादातर मैक्स सब लगभग बांग्ला भाषी लोग हैं। और जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो आज पाकिस्तान कहलाता है, वो पाकिस्तान जो है उसमें पंजाबी डोमिनेटेड, उर्दू पंजाबी का बहुल है। और इस बात को लेकर के झगड़ा हुआ। शेख मुजीबुर रहमान अलग राष्ट्र के लिए दौड़े, संघर्ष हुआ, भारत ने साथ दिया, इंदिरा गांधी ने साथ दिया और नया देश बना बांग्लादेश 1971 में। और तब से जो है बांग्लादेश के साथ भारत का एक बड़ा गहरा संबंध रहा। मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, उसके बाद उनके परिवार के कुछ लोग जो बच गए, उसमें शेख हसीना भी थी, उनको भारत ने शेल्टर दिया, इंदिरा गांधी ने बहुत सपोर्ट किया। और शेख हसीना की पार्टी हो या और हो, बांग्लादेश हमेशा ने इस बात को एहसान माना और भारत के साथ जो है वो बना रहा। लेकिन अब जो है भारत के साथ दुश्मनी वहाँ रंग दिखा रही है। और भारत का विरोध जो है, क्योंकि भारत का विरोध करते हैं तो हिंदुओं का विरोध अपने आप हो जाता है। और वहाँ वापस 71 बहुत तो लंबा समय हो गया, 90 के बाद दुनिया बदली है। और जैसे हिंदुस्तान में 90 के बाद दुनिया बदली है, 90 के बाद जो है उनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन ही जाना चाहिए। वैसे बांग्लादेश में भी है, बांग्लादेश में उनको लग रहा है कि नहीं, ये इस्लामिक राष्ट्र हो जाना चाहिए, हिंदुओं के यहाँ नहीं रहना चाहिए। जिसे यहाँ बहुत लोगों को लगता है कि मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ केवल हिंदुओं को रहना चाहिए। वैसे वहाँ लगता है कि केवल मुसलमानों को रहना चाहिए। और जो है ये देखिए कि एक सवाल, अगला सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश इस्लामिक देश बनने के रास्ते पर? जवाब देते हैं वो नेताजी की 1971 से 2026 तक बांग्लादेश में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, अलग अलग धर्म को मानने वाले यहाँ रहते हैं। हम सबके साथ मिलकर काम करते हैं। बांग्लादेश के लोग इस्लाम को हुकूमत में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। 54 साल तक उन्होंने हुकूमत चलाई। इस्लाम शांति और सलामती की बात करते हैं। ये हर धर्म वाले यही गिनाते हैं। धर्म जो है शांति की बात करता है, धर्म जो है सबके विकास की बात करता है, सबके सब कल्याण की बात करता है। लेकिन ये धर्म को कट्टरता से मानने वाले लोग सबको साथ लेकर के चलने की बात नहीं करते हैं। बात करते भी है तो अब देखिए, कह रहा है कि महिलाओं की आज़ादी है, लेकिन महिलाएं जिस कौम में लीडर हो जाए वो कौम कामयाब नहीं हो सकती। ये कहाँ बराबरी, कैसी बराबरी? हमारे देश में देखिए महिलाओं को बड़ी इज्जत की बात करते हैं, महिलाएं जो है वो देवी है, दुर्गा है, क्या क्या है। लेकिन महिलाओं के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है वो आए दिन आप देखते रहते हैं। अब तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि महिलाएं जो उनको दांत काट लेती है, तो महिलाओं के प्रति 11 महिलाएं हैं तब इतना खतरा है प्रधानमंत्री को। अगर आधी महिलाएं संसद में आ जाए तब प्रधानमंत्री को कितना खतरा होगा, इसकी कल्पना की। और अगला सवाल पूछा है पत्रकार ने कि क्या देश शरिया से चलना चाहिए? शरिया कानून का बड़ा जिक्र होता है, हमारे देश में भी जिक्र होता रहता है। जवाब है हम तो चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश की ज्यादातर आबादी शरिया की जरूरत महसूस नहीं करती। अगर शरिया के मुताबिक बांग्लादेश का कानून बने तो सब अच्छा हो जाएगा। मतलब अब तक बांग्लादेश में अच्छा इसलिए नहीं है कि वहां शरिया नहीं है, शरिया हो जाता तो कमाल हो जाता। हर किसी को इंसाफ मिले, ये शरिया से ही हासिल होगा। जितने मुस्लिम कंट्रीज है जहाँ शरिया है वहाँ अमन चैन है, शांति है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं, स्वर्ग वही है। ये इनका कहने का तात्पर्य बनता है। ये भी कह रहे हैं, सवाल अगला सवाल है कि मशविरा तो ठीक है, लेकिन क्या महिला नेतृत्व नहीं कर सकती? इन्होंने जवाब दिया, इस्लामिक कानून में महिलाओं की लीडरशिप की मनाही है। इस्लामिक कानून में महिलाओं की लीडरशिप की मनाही है।
समझ लीजिए। सवाल फिर किया अगला कि बांग्लादेश में तो शेख हसीना और खालिदा जिया प्रधानमंत्री रही हैं, इस्लामिक कानून क्या फिर भी किसी महिला को पीएम नहीं बनने देगा? जवाब देते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जिस कौम की लीडर महिला है वो कौम कामयाब नहीं हो सकती। हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को मानते हैं। मैं बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। अल्लाह ने किसी महिला को नबी नहीं बनाया। अमेरिका में तो कोई औरत प्रेसिडेंट नहीं हुई। ये चले जाएंगे वहां जहां गड़बड़ी है, उन्हीं वही इनको पहले दिखाई पड़ता है। अमेरिका में अगर कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी तो बड़ा प्रेसिडेंट सेट हो गया, इसी को हमको मान लेना चाहिए। यानी इस्लाम कहता है कि महिलाओं को लीडर नहीं होना चाहिए, तो अमेरिका ने देखिए इस्लाम को मान लिया। ये कह देंगे अमेरिका में क्या अच्छा है या दूसरे देशों में क्या अच्छा है, महिलाएं क्या चाहती है, इस पर बात नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर उनको आप दबाएंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे और धर्म की गुलामी करवाएंगे। ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश की हुकूमत में आने के लिए साजिशें करते हैं, उनके मुल्क में तो महिलाओं के लीडर को लीडर नहीं बनाते। अमेरिका की तरफ एक एक है कि अमेरिका दुनिया में जो है जहां जहां उसका कब्जा नहीं वहां धर्म को आगे करवा देता है। और किसी बड़े लेखक ने कहा है कि जिस अगर किसी देश का पतन कराना हो तो वहाँ धर्म के बीज डाल दीजिए, वहाँ धर्म के झगड़े शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं, आप बैठ करके तमाशा देखिए। अमेरिका ये तमाशा खूब देखता है। अमेरिका में 23% लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। मैं बाबा साहब की एक किताब पढ़ रहा था, जाति की विनाश, जाति का विनाश, जाति का उच्छेद। इसमें जो है बहुत सारी बातें हैं और ये भी हैं कि किस तरह के किस जो है धर्म के नाम पर रोल किस तरह से हमारे देश में है। वो चाहे जितनी प्रथाएं हैं, जाति प्रथा है, जितनी प्रथाएं हैं, उन तमाम प्रथाओं का जिक्र है उसमें। और उसके बाद ये कहते हैं कि जो फिर हमारे देश मुसलमान देश में क्यों ऐसी उम्मीद करते हैं, हम बांग्लादेश में अच्छे से हुकूमत चलाते हैं, औरतें हमारे खिलाफ नहीं होती। सेक्युलर डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट पार्टियों में महिलाएं विरोध करती हैं, इस्लाम में तो कोई विरोध नहीं करता। इस्लाम तो मिसाल है कि हमारी औरतें घर में शांति से रहती हैं, अपना हक पाती हैं। यही कहते हैं यहाँ आरएसएस वाले मुखिया कि महिलाओं की जगह घर में है, सुरक्षित है, आपको तमाम तरीके की सुरक्षा है, घर में कोई खतरा नहीं है, आप रहिए सुख चैन से रहिए, पति की सेवा कीजिए, उनके बच्चे पालिए। ये भी यही बता रहे हैं कि औरतें घर में रहे, शांति से रहे। आप मुस्लिम घरों में चले जाइए, कितनी शांति से महिलाएं रह रही है, आपको पता चल जाएगा। सब जगह जो है एकदम इस्लाम बड़े अच्छे से पालन हो रहा है बांग्लादेश में। और अफगानिस्तान में तालिबान ने सभी धर्म की महिलाओं को हिजाब जरूरी कर दिया, क्या बांग्लादेश में बुर्का या हिजाब जरूरी किया जाना चाहिए? ये सारे सवाल पत्रकार ने इसलिए किए हैं क्योंकि वहां पे इस बार अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ रहा है और जमात इस्लामी जो है 11 पार्टियों का संगठन है, वो एक तरह से कहिए कि मजहब उसका मूल उद्देश्य है। और बीएनपी जो है वो भी ऐसी इस तरह से उदारवादी नहीं है, भारत के साथ वो नहीं है, भारत के प्रति उसका नजरिया अलग है, पाकिस्तान के साथ वो ज्यादा बेहतर तालमेल बनाना चाहती है पार्टी वो बीएनपी। और चीन के साथ संबंध पे जोर देती है, भारत के साथ उसकी दुश्मनी जो है उसका जीवन तत्व है। और तो ये कहते हैं कि इस जवाब में कि क्या बांग्लादेश में भी बुर्का या हिजाब जरूरी किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मुसलमान को अपना धर्म मानना चाहिए, अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। जिस धर्म में अल्लाह का हुक्म नहीं है, जैसे ईसाई, यहूदी, बौद्ध, को ये मानना जरूरी नहीं है। मुसलमानों को कुरान को मानना चाहिए। अगर कोई कुरान नहीं मानना चाहे तो हम मजबूर नहीं करते, ये कह रहे हैं। जब आप कुछ नहीं करना चाहते तो फिर आप इतना कट्टरपंथ क्यों चला रहे हो? आप ये भाषा जो बोल रहे हो किस लिए बोल रहे हो? शेख हसीना सेकुलर पीएम थी लेकिन कुरान नहीं मानती थी। बांग्लादेश के उलेमा ने उनके खिलाफ तो कोई विरोध नहीं किया, यह प्रोपेगेंडा है। अगर बांग्लादेश में इस्लामिक हुकूमत कायम हो सके तो मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग सिलेबस होना चाहिए। बताइए क्या ये नहीं भेदभाव? और लंबा इंटरव्यू है लेकिन मैंने कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं।
और देखिए वहाँ की कुछ तस्वीर है चुनाव के पहले की, चुनाव के माहौल में, वो आपके सामने रखता हूँ, फिर कुछ और तस्वीर आपके सामने रखूंगा। एक तो ये है कि मार्च 2025 की बात है। बांग्लादेश में चांदपुर के पूरन बाजार में बने मंदिर के बाहर करीब 600 लोग पहुंच गए। उन्हें मंदिर के पुजारी अनिक गोस्वामी की तलाश थी। भीड़ का आरोप था कि अनिक गोस्वामी ने पैगंबर का अपमान किया है। अनिक वहां से भाग निकले, वे अब भी छिप कर रह रहे हैं। उनके मुताबिक भीड़ को कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी के सदस्य लीड कर रहे हैं। वहां मंदिर है, यहाँ मस्जिद लगा दी, यहाँ भी मस्जिद के बाहर लोग पहुंच जाते हैं और तमाशा होता है। तो दोनों देश में आपको कहाँ फर्क है वो देख लीजिए। फिर एक और आगे है कि जो अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरी, और शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में धार्मिक हिंसा के 2000 से ज्यादा मामले हुए। तो एक साल से कुछ ज्यादा वर्ष वक्त हुआ है, 1.5 साल के करीब। और इसमें इनमें जमात से जुड़े तौहीदी जनता ग्रुप और हिजब उत तहरीर का नाम आया कि जो हिंसा की घटनाएं हुई, 2000 से ज्यादा मामले हुए। अब बांग्लादेश में चुनाव है, 12 फरवरी को वोटिंग है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, जैसे मैंने बताया, अखबार लिख रहा है। जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में मुकाबला है। अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाली जमात सत्ता की ठेकेदार है और दावेदार है। इस पर लग रहा है कि जमात इस्लामी, चूंकि 11 पार्टियों का गठबंधन है और वहाँ जो 90 के बाद जवान हुए हैं, उनको लग रहा है कि इस्लाम जो है हमें अपना ही लेना चाहिए, पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देना चाहिए। वो जो है अब एक हिंदू महिला के हवाले से लिखा है, इसको इसको भी समझिए, भी तस्वीर है, और भारत में इसको हिंदू की जगह मुसलमान कर दी। दोनों देशों को समझने में बड़ी सहूलियत हो जाती है। हम हिंदू, हमारी किस्मत में जुल्म लिखा है। ढाका की रहने वाली निशा रानी दत्त ढाकेश्वरी मंदिर में वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। निशा सरकारी बैंक में नौकरी करती हैं। हमने उनसे पूछा कि चुनाव में हिंदुओं के लिए कैसा माहौल है। वे जवाब देती हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि चुनाव में क्या करना है। चुनाव आते ही दूसरे लोग हमें परेशान करने लगते हैं। हम हिंदू हैं, हमारी किस्मत में सताया जाना ही लिखा है। मैं ढाका में रहती हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन चटगांव, खुलना, जयपुर हाट और लाल मुनिहर हाट मुनिर हाट लाल मुनिर हाट में हिंदुओं पर बहुत जुल्म होते हैं। फिर भी ये देश हमारा है, हम कभी इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। तो जहाँ हिंदू बहुल है, या कहिए कि हिंदुओं की संख्या ठीक ठाक है, वहाँ हिंदुओं को ज्यादा दिक्कत नहीं सामना करना पड़ता होगा। लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ भी भारत में है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ उनको परेशानियां नहीं है। वहाँ हिंदू है, वो परेशान है। लेकिन जहाँ हिंदू बहुल इलाका है, वहाँ मुस्लिमों को परेशानी हो जाती है। जैसा यहाँ हो जाता है वैसे वहाँ हो जाता है। दोनों समाजों में बहुत अंतर नहीं है। और लेकिन कह रहे हैं कि क्या किया जाए, हमारा देश यही है, हम यहीं रहेंगे, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और हिंदू समुदाय इस बार किसे वोट करेगा, इस पर सुनील मल कहते हैं कि हमें पता है कि जमात इस्लामी इस्लामिक पार्टी है, बीएनपी लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन ज्यादातर हिंदू बीएनपी को सपोर्ट करेंगे, जमात को बहुत ही कम हिंदू वोट देंगे। तो ये जो है वहाँ की तस्वीर है, और 12 तारीख के बाद किसकी जीत होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ और फैक्ट्स दिए हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं सिलसिलेवार आपको जो है बतलाता हूँ। इसमें देखिए, ये है चुनाव में अल्पसंख्यकों की 6 मांगे। आप भारतवर्ष में भी इस तरह की चीजें समझेंगे, समझिए इसको। आप यहाँ के संदर्भ में देखिएगा तो मुसलमानों के लिए, यहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिम है, उनको क्या लगता है, वहाँ क्या लगता है। ये कह रहे हैं कि यहाँ के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मतलब हिंदू। अल्पसंख्यक कैंडिडेट और वोटर के लिए एक जैसे अधिकार। चुनाव प्रचार में धर्म के इस्तेमाल पर रोक लगे, यहाँ भी धर्म के इस्तेमाल पर रोक की बात की जा रही है। इसके बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, जरूरत पड़ने पर सेना की मदद। कितने खतरे में है, ये इसका अंदाजा लग सकता है। अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाकों को क्रिटिकल एरिया घोषित करना। धार्मिक स्थलों में चुनाव प्रचार पर रोक। हेट स्पीच, उकसावे और सांप्रदायिक अफवाह फैलाने को विशेष कानून के तहत अपराध
माना जाए। असम में क्या क्या चलता रहता है, बंगाल में क्या चल रहा है। असम और बंगाल बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य हैं हमारे देश के। वहाँ क्या चल रहा है उसका असर तो जाहिर है कि यहाँ भी होगा। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पे जब आप मुसलमानों के साथ जिस तरह का बर्ताव करते हैं तो जाहिर है वहाँ मुस्लिम कट्टरपंथी जो है वही हिंदुओं के साथ करने लगते हैं। फिर देखिए ये, तो यहाँ अगर आप मुसलमानों को भयभीत कर रहे हैं तो वहाँ हिंदू हिंदू की सुरक्षा यहाँ मुसलमानों के साथ बेहतर व्यवहार करके की जा सकती है वहाँ के हिंदुओं की। और वहाँ के जो मुस्लिम है वो भारत के मुसलमानों की सुरक्षा जो है वहाँ हिंदुओं के साथ बेहतर व्यवहार करके ही कर सकते हैं। अगर वहाँ हिंदुओं को मारेंगे तो उसका रिएक्शन यहाँ होगा, अगर यहाँ मुसलमानों को मारेंगे तो उसका रिएक्शन वहाँ होगा। अब देखिए ये अजीम भाई जो है, अजीज भाई, अजीज उल हक इस्लामाबादी, ये इस्लामी विद्वान है और ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है जिस संगठन का मैंने जिक्र किया, हिफाजत इस्लाम, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी है। और बांग्लादेश सरकार ने करीब 124 केस दर्ज किए थे, इनमें 6 मर्डर के केस शामिल थे। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस दर्ज हुए इन पर। 2021 से 2023 तक जेल में भी रहे। तो किस तरीके की बयानबाजी करते होंगे ये समझ लीजिए। अब सिर्फ 8-9 केस बचे हैं डॉक्टर यूनूस की सरकार में, बाकी केस रद्द कर दिए। तो डॉक्टर यूनूस की जो अंतरिम सरकार है वो किस दिशा में जा रही है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। फिर देखिए कि ये कह रहे हैं कि इसमें आगे डिटेल है कि इस्लामाबादी के मुताबिक हसीना सरकार ने उनके खिलाफ राजनीति की वजह से केस दर्ज किए थे। ये कहते हैं हम राजनीति नहीं करते। हिफाजत जो है, ये हिफाजत इस्लाम है, वो राजनीतिक ये नहीं है, संगठन नहीं है और राजनीति के साथ राजनीतिक तौर पे इन पे मुकदमा दर्ज हो जाता है, ये बता रहा है। फिर देखिए वहाँ हिफाजत इस्लामी जो है, हिफाजत इस्लामी सॉरी इस्लाम, वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा गैर सियासी संगठन है। जैसे यहाँ आरएसएस है, तो स्थापना 2010 में हुई इसकी। जगह चटगांव इसका हेड ऑफिस है। पूरे बांग्लादेश में करीब 25,000 से ज्यादा मदरसे हैं इसके। और दारुल उलूम मोइनुल इस्लाम मदरसा हथजारी जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो ये क्या पढ़ा रहे हैं ये आपको पता चल जा रहा है इससे। फिर आप देखिए ये बांग्लादेश में हिंदू है, आबादी कुल जो है बांग्लादेश की 16.98 करोड़ है, लगभग 17 करोड़ के आसपास। और इसमें से 1.31 करोड़, लगभग 8% आबादी जो है वो हिंदू आबादी है। उसके बाद देखिए कि ये जो जमात इस्लाम जो है, हिफाजत इस्लाम, क्षमा करेंगे, हिफाजत इस्लाम, इसकी विचारधारा है देवबंदी सुन्नी इस्लाम। इसके फाउंडर रहे शाह अहमद साफी। और खास बातें जो लिखी है दैनिक भास्कर ने उसमें है कि हिफाजत धार्मिक संगठन है, सीधे पॉलिटिक्स में नहीं जुड़ा है, लेकिन बांग्लादेश की धार्मिक राजनीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है। बांग्लादेश में चलने वाले कौमी मदरसा के लिए सिलेबस बनाता है, पॉलिसी तय करने में अहम रोल निभाता है, जो आरएसएस आज मोदी जी के शासनकाल में कर रहा है। संगठन ने 2013 में बांग्लादेश सरकार को 13 सूत्रीय चार्टर सौंपा था, जिसमें ईश निंदा कानून लागू करने की मांग की गई। ईश निंदा मतलब अगर भगवान के अल्लाह के खिलाफ बोलोगे, भगवान के खिलाफ बोलोगे, अल्लाह के खिलाफ बोलोगे तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। ये धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। अल्लाह जो है या भगवान जो है वो उसकी निंदा नहीं कर सकते, और वो ये सब करेंगे, उसकी आड़ में तमाम तरीके के धत्कर्म करेंगे ये कट्टरपंथी। फिर ये लिख रहा है कि 2017 में हिफाजत की मांग पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट परिसर से ग्रीक देवी थीमिस की मूर्ति हटवा दी थी। तो बड़े प्रभावी हैं, समझ लीजिए इसको। 26 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश गए थे, तब हिफाजत की मेंबर्स ने उनकी यात्रा का विरोध किया था। तो ये तस्वीर है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश में जो चुनाव है 12 फरवरी को, चुनाव के बाद जब काउंटिंग होगी, जो परिणाम आएंगे, तो भारत के लिए जो है सुखद खबर तो नहीं ही है, क्योंकि बीएनपी भी अगर जीत के आती है तो भारत के साथ उसके मधुर संबंध नहीं होंगे। पाकिस्तान के साथ संबंध चाहती है बीएनपी।
और ये जो जमात के लोग जब जीत के, जमात इस्लामी के लोग जीत के आएंगे, तो फंडामेंटलिस्ट बढ़ेंगे और वहाँ के हिंदुओं के साथ जो है मुश्किलें पेश आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं शाम की चौपाल में।